हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज डिस्कस करने वाले हैं हम GS2 पेपर 2025 मेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स एंड or their associates disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice. ओके, तो बेसिकली ये आरबीआई एक्ट 1951 के बारे में पूछ रहा है। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? आप इंट्रोडक्शन देने के बहुत सारे तरीके हैं। आप देख सकते हो कि आरबीआई एक्ट स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड हेल्प चेकिंग द करप्ट प्रैक्टिसेस लाइक ब्राइबरी, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर एंड फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। ओके, और क्या लिख सकते हो आप कि आरबीआई एक्ट क्या करता है? हेल्प करता है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना। जो रूल्स बनाए गए हैं वो इंश्योर करते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो एंड दे प्ले अ मेजर रोल। तो आप कहीं ना कहीं इसको वैल्यू लिंक्ड इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अब हम आते क्वेश्चन पे। तो पहला पार्ट है करप्ट प्रैक्टिसेस। तो करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 ये क्या क्या है ना। तो भाई, प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे जो कोई नेता वगैरह हैं तो वो किसी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच जो है वोट बैंक के लिए, पॉलिटिक्स के लिए आप जो है क्या करते हो, भेदभाव पैदा कर देते हो, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देते हो। तो दैट इज नॉट अलाउड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। और क्या है? एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की लिमिट्स है। हेल्प्स इन चेकिंग ब्लैक मनी चैनलाइजेशन इन इलेक्शंस। आपको पता होगा वोरा कमिटी है, उसने भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। आप वोरा कमिटी भी याद रखना। बूथ कैप्चरिंग, चेकिंग मसल पावर इन इलेक्शंस। तो बूथ कैप्चरिंग पहले जमाने में बहुत होते थे। आपको याद होगा शहाबुद्दीन के टाइम पे बिहार में बहुत सारे बूथ कैप्चरिंग हुए हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, चेकिंग थ्रेट, कोर्सन और सोशल ने, है ना। तो होता क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? क्या होता है कि भाई आप मान लीजिए पावर में हैं तो आप जो है ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटर्स को नई स्कीम से, सब। तो ये सब भी आपको नहीं करना है। यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, कि भाई जो पार्टी में है, जो पावर में है, वो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज कर रहा है इलेक्शन में, तो दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। फॉल्स स्टेटमेंट देना, डिफेमेशन देना। डिफेमेशन मतलब कि किसी पॉलिटिशियन की बुराई करना, और वो गलत नहीं तब भी बुराई करना कि आपको जो है वोट मिल जाए अच्छे। जैसे कि आप वाटर गेट स्कैंडल याद होगा, रिचर्ड निक्सन ने किया था। तो फॉल्स स्टेटमेंट एंड डिफेमेशन भी इसमें कवर्ड है। डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ चार्ज लाइक रेप केस, क्रुएल्टी टुवर्ड्स वाइफ, ये सब भी चीजें हैं जिसमें जो है आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ना। और भी केसेस हैं पर इतने काफी हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। आप देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे एड्रेस किया गया है। एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स ऑफ इनकम वुड कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब इसमें दोनों साइड दिखना है आपको, वन साइड नहीं दिखना है। एक साइड दिखाना है कि हाँ वो करता है, और सेकंड साइड दिखाना है कि नहीं करता है ना। आपको यूपीएससी के आंसर में या स्टेट पीसीएस के आंसर में अगर आप हेंस प्रूफ करने जाओगे, जैसे वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आप हेंस प्रूफ करने जाओगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा मिस कर दो। ओके, तो अब आप आते हैं उसमें। इंक्रीज इन एसेट में अपना पहला पॉइंट है, यूज ऑफ मनी मसल पावर इन इलेक्शन टू गेन वोट। बिल्कुल सही बात है कि भाई मनी मसल पावर आप यूज करके वोट गेन कर सकते हो। होता क्या है कि लोग पॉपुलिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं, फ्रिज टीवी तक सप्लाई करते हैं, लोगों को घरों में पैसे देते हैं। दैट इज नॉट अलाउड। कैंडिडेट्स पेइंग ह्यूज अमाउंट टू पार्टी फॉर सीट्स इन इलेक्शन, ये तो आजकल कॉमन हो गया है कि भाई आपको सीट चाहिए तो आपको करोड़ों में पैसे पे करने पड़ते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग इन इलेक्शंस, कि भाई आप क्या कर रहे हो, एमपी और एमएलए ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उसके बाद जो है आप जो है मेजोरिटी के लिए असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में आप क्या कर रहे हो, या पोजीशन के मेंबर्स को खरीद रहे हो, एंड दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट फेयर। ओके, फाइनेंसिंग ऑफ फेक न्यूज इन इलेक्शंस टू मैनिपुलेट वोटर्स, ये तो बहुत बड़ा गेम हो गया आजकल कि लोग जो है ऑफलाइन कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
ऑनलाइन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी आजकल न्यूज़ जो है फ़ोन से ही पढ़ रहा है। तो समटाइम्स हम देखते हैं कि इलेक्शन टाइम पे बहुत सारे फेक न्यूज़ सर्कुलेट होते हैं, जस्ट टू क्या होता है, मैनिपुलेशन, जस्ट फॉर मैनिपुलेशन, डिफेमेशन ऑफ अपोजिशन कैंडिडेट। ठीक है। हाउएवर इंक्रीज इन एसेट्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। वही बात जो है कि क्वेश्चन को हमको हैंड्स प्रूफ नहीं करना है, हमको दोनों साइड आंसर लिखना है। तो उसमें क्या है, राइजिंग अवेयरनेस अमॉन्ग वोटर्स, कि भाई आप भले ही बनी मशल पावर आप यूज कर रहे हो, पर जो वोटर्स है उनके पास क्या हो गया आजकल, बहुत अवेयरनेस है। आप देखो, जो है लोकसभा इलेक्शन में आप कास्ट पे, रिलीजन पे नहीं बांट पा रहे हो उतना, है ना। तो लोगों को अवेयरनेस हो गया है कि वो डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन से गवर्नमेंट को देख रहे हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स नॉट कवर अंडर आरपीए करप्ट प्रैक्टिसेस। तो जो रूल्स ऑफ इलेक्शंस है उसमें आप इसको कवर नहीं किए हुए हो, तो कहीं ना कहीं हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है, तो कहीं ना कहीं हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर मानते फॉलो करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कवर्ड नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट करके उसको लाना चाहिए अगर आपको करना है तो। फॉर्म बेसिस ऑफ बेनामी इनकम टैक्स और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट जो है वो डिफरेंट चीजों में आते हैं, जैसे बेनामी है, इनकम टैक्स हो गया या करप्शन एक्ट हो गया, उसमें कवर्ड है, ये इसमें कवर्ड नहीं है। लैक ऑफ एविडेंस, कि जो वेल्थ था वो उसको यूज किया गया वोटर्स के इन्फ्लुएंस के लिए। ओके। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स इंडिकेट करप्शन इन ऑफिस, सही बात है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट, सही बात है। इनकम टैक्स थेफ्ट, सही बात है। तो ये सब चीजें जो है ऑलरेडी शो करती हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स क्या हैं, है ना। तो वे फॉरवर्ड लिखते हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेफिनेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 इज स्ट्रिक्ट एंड नैरो, कि आपको उसको वाइड करिए आप, और जो है इसमें हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स को इंक्लूड करने की बात कही गई हो। अभिराम सिंह केस, आप केस वगैरह आप डालोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। करप्ट प्रैक्टिसेस शुड हाईलाइट क्लियर एंड इंटेंशनल इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्टोरल राइट्स। ओके। अब यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो आप, दस वाइल एक्सप्लेन unexplained asset growth raises serious governance concern, it does not independently constitute undue influence, कि भाई वो क्राइम तो है, पर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और करप्ट प्रैक्टिसेस अनलेस अ डायरेक्ट इलेक्टोरल नेक्सस इज एस्टेब्लिश्ड, कि आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो तब तक आप जो है उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि इससे वोटर मैनिपुलेट हो रहा है, इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहा है ना। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है, एक बैलेंस बना के आंसर लिखना है। आप बहुत एग्रेसिव होकर नहीं लिख सकते हो, या बहुत डिफेंस होकर नहीं लिख सकते हो, आपको एक मीडियम पाथ लेके लिखना पड़ेगा कि आप यू आर ट्राइंग टू आंसर बोथ साइड्स ऑफ द क्वेश्चन। ओके, एज अ डिप्लोमैट, ओके, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Comment on the need of the administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021. तो नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पहले नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में आते हैं अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। और आर्टिकल 323A 323B ट्रिब्यूनल्स को कवर करते हैं। आर्टिकल 323 है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, और वो जो 323B है वो डिफरेंट पार्ट्स के लिए है ना। तो आइए इसके इंट्रो पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट। तो क्या ट्रेडिशनल कोर्ट का शॉर्ट कमिंग है कि भाई केसेस बहुत ज्यादा हैं, टाइम लोड बहुत ज्यादा लग रहा है, प्रोसीजरल रिजिडिटी है उसमें, हैवी कोर्ट लोड्स, है ना, डिले इन जस्टिस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है दे आर क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन कवर्ड अंडर आर्टिकल 323A। ओके। तो आप और भी इंट्रो लिख सकते हो कि दे वर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वर इम्प्लीमेंटेड लेटर ऑन। ओके। और कहीं ना कहीं ये जो है एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी के पावर को है सेपरेट भी करती है। होता क्या है, सीएट क्या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है उनके खिलाफ जो केसेस चलते हैं उनको भी आप जो है हैंडल करते हो, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो है उसको हैंडल करना चाहती है।
देखिए, अब डायरेक्ट आंसर में मत जाइए। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पूछा हुआ है तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिए। सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1985, ओके, हैंडल डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट विद रेस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस, ओके, हमने बात किया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, फर्स्ट पार्ट, नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम। जो हमने इंट्रो में लिखा था उसको हम थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। रिड्यूसिंग लोड ऑन जुडिशरी, लार्ज नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इन ट्रेडिशनल कोर्ट, और इसमें भी याद रखिएगा सबसे ज्यादा केस पेंडिंग हो नीचे वाले कोर्ट्स में है, फिर हाई कोर्ट्स में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कम केसेस पेंडिंग है, नीचे जो कोर्ट्स हैं उसमें बहुत केसेस पेंडिंग है। हाई लिटिगेशन कॉस्ट इन ट्रेडिशनल कोर्ट, तो जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स में अगर आप जाते हो तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा लग जाती है। और जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं तो उसमें थोड़ा प्रोसीजर की इतनी रिजिडिटी नहीं होती है, और आप जो है इजिली कॉस्ट को कम करके केस सॉल्व कर सकते हो। डोमेन स्पेसिफिक एडजुडिकेशन, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई कोई स्पेशल, मान लीजिए इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अलग से ट्रिब्यूनल बैठा सकते हो जहाँ पे जहाँ पे स्पेशलिस्ट आके उसको देख सकते हैं। जुडिशरी में क्या है, एक ही जज को सब कुछ देखना है ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि आप डोमेन स्पेसिफिक एडजुडिकेशन नहीं हो रहा ट्रेडिशनल कोर्ट्स में, है ना। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है तो उसके लिए आप अलग से एक प्रोफेशनल बैठा सकते हो ट्रिब्यूनल्स में। इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस विद एक्सपर्ट बेस्ड डिसीजन, डेफिनेटली आप जब एक्सपर्ट बुलाओगे तो जो एफिशिएंसी होगी वो काफी इंप्रूव होगी। सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रिब्यूनल्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो उससे क्या होता है, ईज होता है कम्युनिकेशन में, अपनी बात रखने में, और नेगोशिएशन भी में भी इजी रहता है, लीडिंग टू फार डिसीजन मेकिंग, while traditional courts are bound by rules of evidence and procedure, ओके। अब जो है इशू क्या ट्रिब्यूनल्स में, आप ठीक आप बता रहे हो कि ट्रिब्यूनल्स अच्छे हैं, पर आपको इशू भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप एक हायर डायमेंशन में आंसर को कर रहे हो। आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है देखिए। अपील टू हायर जुडिशरी, कि भाई ट्रिब्यूनल से डिसीजन आ गया फिर से वो जा रहा सुप्रीम कोर्ट के पास, दिक्कत है। स्टॉक शॉर्टेज है उसका, कि स्टॉक की कमी है। लो केस लोड से बहुत कम लोड केस जा रहे हैं उसके पास। बजट कांस्टेंट है, कि उतना बजट नहीं मिलता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को, कैट को। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है वहां पे, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को लगता है कि हमारे पावर को थोड़ा हैम्पर किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी है, ऑब्वियसली बात है, बजट कांस्टेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी आएगा। इनकंसिस्टेंट सर्विस कंडीशंस भी हैं इसमें, है ना, कोई फिक्स सर्विस कंडीशन नहीं है। दस रेशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स थ्रू रिफॉर्म्स इन 2021 बिकम एसेंशियल, तो रिफॉर्म किया गया। क्या रिफॉर्म किया गया कि कई सारे ट्रिब्यूनल्स को बंद किया गया जो रिडेंडेंट थे, जहां केस लोड कम थे, तो एक रिफॉर्मेशन की बात हुई थी। एक्ट abolished several tribunals like IPAB, Film Certification Appellate Tribunals, transfer their jurisdiction to high courts and other bodies, क्योंकि इनके पास या तो केस कम आ रहे थे, है ना, या फिर उतना केस लोड नहीं था। स्टैंडर्डाइज अपॉइंटमेंट प्रोसेस, की जो अपॉइंटमेंट होंगे उसको स्टैंडर्ड तरीके से एक सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स विद इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब भाई कई सारे ट्रिब्यूनल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो वो उनको भी आप जो है बंद किया गया। ब्रिंग्स ग्रेटर कोहेरेंस, उससे क्या होता है कि विजिबिलिटी अच्छी होती है, आप जो है केस जल्दी सॉल्व होते हैं, कहाँ भेजना है। होता है ना कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट आप खोल दिए हो, तो फिर एक इनकोहेरेंस सा हो जाता है, समझ नहीं आता कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी, वही बात है। स्टैंडर्ड टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन, कि पहले फिक्स नहीं था, अब क्या होगा कि टेन्योर और सर्विस कंडीशन फिक्स होगी, तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनने में आसानी रहेगी। ठीक है। अब रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, अब ऐसा नहीं है कि अब मेंबर को हायर कियो फिर तुरंत हटा दिए, तो क्या करना है इसमें कि जो होगा रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का। उससे क्या होगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, और क्या होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम होगा, है ना। तो ये सब भी आप क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो, गवर्नेंस के भी इशू मेंशन कर सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल एसेंशियल टू इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग, ठीक है, ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन का यूज होना चाहिए, एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेसिबिलिटी कि लोग इजीली उसको एक्सेस कर पाएं, है ना, रिड्यूसिंग डिलेज और जो डिले है वो भी कम हो। ओके, ऑटोनॉमी ऑफ ट्रिब्यूनल इज एसेंशियल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कि ट्रिब्यूनल्स का क्या है, ऑटोनॉमी भी एसेंशियल है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, जो एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस हो वो भी थोड़ा कम हो। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रेडिशनल कोर्ट। अब यहाँ पे दोनों को हमने मर्ज कर दिया कि दोनों एक पिलर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये ऊपर ये नीचे है, काम क्या कर रहे हैं, दोनों जस्टिस दे रहे हैं और दोनों जस्टिस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, उससे क्या होगा कि केस लोड्स कम होंगे, है ना, एफिशिएंसी आएगी, इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी आएगी, बहुत मतलब मल्टी डायमेंशनल फायदे हैं उससे। कैन टैकल द menace of delay in justice, reducing workload with focus on digitalization, transparency and accountability। ऐसे आप आंसर को खत्म कर सकते हो। और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।